हेलो बच्चों, मैं हूं आपका लखन सर और आज फिर आया हूं एक नए वीडियो के साथ जिसमें आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में जिसे हम ट्राइग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्राइग्नोमेट्री और त्रिकोणमिति क्या होती है तो समझते हैं, चलिए आसान भाषा में। तो बेसिकली त्रिकोणमिति का यदि हम अर्थ इसके नाम से देखें तो यहाँ दो शब्द हैं, त्रिकोण और मिति। त्रिकोण मतलब तीन साइड वाली कोई भी आकृति और तीन कोनों वाली। त्रिकोण का मतलब तीन कोनों वाली, और एक मिति यानी ज्यामिति की बात हो रही। ज्यामिति मतलब कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है। तो तीन त्रिकोण या तीन कोनों वाली जो साइड होती है वो हमारा क्या होता है, ट्रायंगल होता है, या फिर जिसको हम त्रिभुज बोलते हैं। तो उसका हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं। वहीं इंग्लिश नेम से भी यही पता चल रहा है। ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब साइड, और मेट्री यानी मेट्रॉन यानी कि मेजरमेंट यानी कि उसका जो भी उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसकी साइड्स निकालना, ये सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है कोस थीटा। मैं बताऊंगा आपको आसान भाषा में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोज़ और प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मिल सके। तो चलिए इसमें हम क्या करना है, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति क्यों अलग है, क्यों उसमें क्या खासियत है। तो बेसिकली त्रिकोणमिति की हम बात करें तो त्रिकोणमिति का हम यूज़ कहाँ करते हैं। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई ये यूज़ कहाँ होगी। तो जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हमारे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की हमको हाइट पता लगाना है कि क्या हाइट होगी। तो सिंपल है कि इसमें यदि आपको ये पता चल जाए कि किसी एक पॉइंट, ये जिस बेस पे ये ज़मीन है ना, जिस बेस पे किसी पॉइंट से इसका कोई एंगल पता चल जाए, ये टॉप से कोई एंगल बना रही है, राइट। किसी इस ज़मीन में जिस पे खड़ी हो उसी बेस पर कोई सी पॉइंट से आपको ये पता चल जाए कि टॉप का क्या एंगल है ना, टॉप के साथ ये क्या एंगल बना रही है, ठीक है। ये आपको ये पता चल जाए तो आप इस बिल्डिंग की जो है हाइट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बस आपको ये है कि आपको ये बेस पता होना चाहिए, राइट। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर सपोज आपको है कि ये 60 डिग्री है तो आप इजीली इसकी हाइट को निकाल सकते हैं। या फिर आपको हाइट पता है, आपको ये पता लगना है कि किसी पॉइंट पे जहाँ पर ये 60 डिग्री टॉप के साथ 60 डिग्री बन रहा है तो ये कितनी डिस्टेंस पर है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अभी हम बहुत सारे जब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो पहले समझ लेते हैं कि इसके फॉर्मूलेस कैसे बने हुए हैं, क्या है उनके पीछे, सारी चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो त्रिकोणमिति है इसमें हम जो देखने वाले हैं अभी जो 10th क्लास के लेवल पर, वो सारी चीज़ें ये रहेगी कि उसमें हम उन्हीं ट्रायंगल्स की स्टडी करने वाले हैं जो राइट ट्रायंगल एंगल है। राइट ट्रायंगल एंगल मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है। ये एक कोण हमारा या एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, तो इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज हिंदी में, और इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें एक चीज़ आपने पढ़ी होगी जो सबसे फेमस एक हमारा थ्योरम है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसमें एक खासियत है, ये बेसिकली हमें क्या करती है कि यदि कोई आपको कोई भी सपोज कोई भी आपका ट्रायंगल है उसमें आपको दो साइड कोई भी पता है सपोज, तो आप तीसरी साइड निकाल सकते हो, ठीक है। जिसके हम बोलते हैं, इसका हम बहुत यूज़ करने वाले हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हिंदी में इसको कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरह का कुछ होता है, राइट। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो मैं अभी बताऊंगा आपको कि कौन सी साइड को क्या बोलते हैं। इन साइड्स में यदि दो साइड्स कोई पता है तो तीसरी साइड निकाल सकते हैं, भले वो ये दो हो या फिर ये वाली और ये वाली हो, तो ये निकाल सकते हैं, ठीक है। आप बाकी की एक निकाल सकते हो। लेकिन ट्राइग्नोमेट्री आपको एक नई चीज़ बताती है और वो ये कहती है कि यदि सपोज आपको कोई एक ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के अलावा यहाँ दो एंगल है, ये वाला और ये वाला, तो इनमें से यदि एक कोई भी एंगल आपको पता है, यहाँ हम एंगल के लिए थीटा वर्ड यूज़ करेंगे कि हमें दोनों थीटा में से कोई एक भी थीटा पता है, तो आप और एक कोई साइड पता है, सपोज ये साइड आपको पता है ये 5 सेंटीमीटर है, तो आप इजीली बाकी दो को भी निकाल सकते हो, राइट। बहुत सिंपल है। मैंने क्या बोला कि आपको यदि केवल क्या पता होना चाहिए, एक साइड और एक एंगल पता है, यू कैन इजीली फाइंड द अदर टू साइड्स लेंथ। सो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, हम वही निकालने के लिए उसके फॉर्मूलेस को समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो साइड की बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पर मैं आपको पहले साइड का बता देता हूँ। तो ये जो 90 डिग्री है
90 डिग्री के सामने एक साइड होती है, वो 90 डिग्री के सामने की साइड सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की, और उसे हम हिंदी में बोलते हैं कर्ण, ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इज बिगेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल। उसका जो अब यहाँ पर दो बाकी की जो साइड है उसमें एक को हम बोलते हैं बेस और एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब परपेंडिकुलर जो है वो हमारा होता है लंब, बेसिकली लंब बोला जाता है, और बेस को हम बोलते हैं आधार। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये दोनों साइड फिक्स है, ये दोनों आपस में बदल भी जाती है। अब ये आपस में कैसे बदलती है, तो उसके लिए एक रूल है जो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपस में इस तरह से बदल जाती है कि हम दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और किसी को भी बेस बोल सकते हैं। अच्छा, किसको बेस बोलेंगे और किसको परपेंडिकुलर मानेंगे वो डिपेंड करता है इन एंगल्स के ऊपर, ठीक है। यदि हम इस एंगल की बात करें, चलिए मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको दे देते हैं बी और इसको नाम देते हैं सी। यदि हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो एंगल सी के सामने वाली साइड जो रहेगी गाइस, एंगल सी की यदि हम बात करें, हम यदि कोण सी की बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाली जो भुजा है वो हमारी लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब यदि एंगल सी की बात कर रहे हैं तो बेस कौन सा होगा, तो बेस वो होगा जो इस एंगल से जुड़ा हुआ है। इस एंगल से जुड़ी हुई दो साइड है, एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड, तो जो साइड इस एंगल सी से जुड़ी हुई है वो हमारी बेस हो जाएगी। हालांकि दो साइड है तो आपको तो पता ही है कि एक साइड तो हो जाएगी हमारी हाइपोटेनस जिसको हम कर्ण बोलते हैं, और एक साइड जो बची हुई है वो हमारी हो जाएगी बेस, और यही बेस जो है बची हुई वही हमारा बेस हो जाएगा, राइट। यदि हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए हमारा बेस हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। परपेंडिकुलर उसे कहते हैं जो 90 डिग्री पर जो कोई यदि लाइन है किसी बेस के ऊपर 90 डिग्री पर खड़ी है तो उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे हम भी परपेंडिकुलर खड़े हैं, हम इस ज़मीन पे परपेंडिकुलर खड़े हैं, हमारी ये दीवारें परपेंडिकुलर खड़ी है क्योंकि ये 90 डिग्री पर खड़ी हुई है, तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो परपेंडिकुलर ये भी है और ये भी है, बस डिफरेंट क्या है, यदि एंगल ए की बात करें, यदि थीटा ए है तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और इसके लिए बेस कौन सा हो जाएगा, तो बेस ये होगा। तो इसके लिए सिंपल सी बात बता देता हूं, आप लिख ले कहीं पर भी कि परपेंडिकुलर यानी क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर यानी अपोजिट साइड ऑफ थीटा, है ना, हिंदी में इसको बोलेंगे कर्ण। ये हो जाएगा कि थीटा की अपोजिट, या जिसको हम बोलते हैं सामने की भुजा, थीटा की सामने वाली भुजा, ठीक है। और ये बेस हो जाएगा हमारा, बेस जो है वो हमारा हो जाएगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा। हिंदी में इसे बोलेंगे थीटा यानी कोण की, अच्छा ये थीटा की सम्मुख भुजा, ऐसा हिंदी वर्ड होगा सम्मुख भुजा, और ये हो जाएगी थीटा की बगल की भुजा, ऐसा बगल की भुजा। तो मुझे हिंदी वर्ड आ नहीं रहा है, शायद यही होगा। तो बगल की भुजा इस तरह का एक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लिख लें, आपको जब भी होगा तो ऐसे ही आपको पता लगाना है। अब दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पर एंगल और एक एंगल और एक साइड से हम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ बहुत सारे रेशोज बनते हैं, ठीक है। और इस रेशोज को हमको समझना है, बेसिकली 6 रेशोज बनते हैं। तो 6 रेशोज कैसे बन रहे हैं वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 3 साइड है, तो यहाँ पर यदि मैं परपेंडिकुलर की बात करूँ तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, अब मैं हाइपोटेनस को H से डिनोट करूंगा, कर्ण को मैं A से डिनोट करूंगा, और लंब को मैं P से डिनोट करूंगा, और बेस होगा उसको B से डिनोट करूंगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो यदि मैं परपेंडिकुलर यानी लंब और कर्ण यानी हाइपोटेनस की बात करूं तो ये दोनों एक रेशो बना रहे हैं, जिस रेशो को मैं लिख सकता हूं P/H। रेशो को ऐसे ही लिखते हैं हम, बेसिकली रेशो को इस तरह से लिखते हैं, तो इसी का अगला फॉर्म हो जाता है हमारा P/H, ये ऐसा ही हो जाता है, ठीक है। तो एक तो हमारा ये हो गया, और क्या हो सकता है, तो देखिए एक P/H है, एक P/B भी एक रेशो बन रहा है ना। तो 2 हमारे पास रेशो हो गए, P/B और P/H, ठीक है। अब देखिए B जो है वो H के साथ एक रेशो बना रहा है, जो बन रहा है B/H, ठीक है। तो एक हो गया P/H, एक हो गया P/B, एक हो गया B/H। तो ये आपस में एक रेशो बन गए 3, और एक सेम टू सेम इनके रेशो ले लीजिए अपोजिट रेशो। अपोजिट रेशो मतलब उल्टे, कि H को ऊपर और P को नीचे, क्योंकि ये भी एक रेशो बन रहा है ना। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, एक ये रेशो बन रहा है, एक बन रहा बेस
अपॉन परपेंडिकुलर और एक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो ऐसे 6 रेशो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में बनते हैं और इन रेशोज के कुछ नाम हैं। ठीक है, इन रेशोज के कुछ नाम दिए हैं, जो हमारे गणितज्ञ थे उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, वो हम देख लेते हैं क्या है वो नाम। तो देखिए इस रेशो का स्पेशली उन्होंने नाम दिया है साइन। ठीक है, अब साइन दिया है लेकिन हम शॉर्टकट में इसके साइन बोलेंगे, SIN साइन। ठीक है, ई हट जाता है तो ध्यान रहे, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये जो है P अपन ये बेसिकली टेंजेंट, ये इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। इस रेशो का नाम होता है टेंजेंट, जिसको हम टेन बोलते हैं। ठीक है, हम केवल इसका शॉर्ट फॉर्म लेते हैं, इसको टेंजेंट बोला जाता है। चलिए अब इसको हटा देते हैं, इसका नाम है टेंजेंट, टेंजेंट है ना, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं टेन। ठीक है, टेन बोलेंगे। वहीं ये लास्ट वाला भी अपन एच है, इसका नाम है कोसेंट। ठीक है, इसको सॉरी कोसाइन बोलेंगे। इस रेशो का नाम कोसाइन है। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कोस। वहीं ये इसका उल्टा है, इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं कोस्केंट बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे कोस। वहीं P अपॉन B जो है ये हो जाएगा कोट टेंजेंट, इसको कोट टेंजेंट बोला जाता है, कोट टेंजेंट। ठीक है, और शॉर्ट में इसका नाम है कोट, इसको कोट बोला जाता है। तो आप इसको साथ में लिख ले कि ये किसका फुल फॉर्म है, क्योंकि ये कभी कभी गड़बड़ कर देगा, हमें शायद इधर ब्रैकेट लगाना चाहिए और ये हो जाएगा हमारा B अपॉन P। ठीक है, इसको भी थोड़ा पीछे कर लेते हैं, हाइपोटेनस अपॉन बेस। इस वाले को जो है ये बेसिकली इसका उल्टा, इसको बोलते हैं सेकेंड, सेकेंड नाम है इसका सेकेंड। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोला जाता है सेक। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हमारे पास सारे रेशोज हो गए, इन रेशोज को हमने लिख लिया है। अब ये है कि ये जो रेशोज हैं ये क्या करते हैं, ये रेशोज जो हैं, जो दो बाकी के जो एंगल बचे हुए, जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में दो एंगल है हमारे पास, एंगल ये वाला और ये थीटा, इसके साथ एक रिलेशनशिप या एक रिलेशन शो करते हैं, और उस रिलेशन को शो करते हैं तो उसको वो कुछ भी हो सकता है, एंगल साइन ए के साथ यदि वो एंगल ए भी हो सकता है या एंगल बी भी हो सकता है। तो उस रेशो को या इस रेशो को उस एंगल के साथ रिलेशन शो करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक थीटा लगा देते हैं। इससे क्या पता चल रहा है, यदि मैं साइन थीटा बोल रहा हूँ तो या साइन ए की बात कर रहा हूँ मैं, यदि मैं साइन थीटा में यदि मैं थीटा की जगह ए एंगल की बात कर रहा हूँ तो मैं बेसिकली कौन सी, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ और इस एंगल का किसके साथ मैं रिलेशन बता रहा हूँ, मैं इस परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल ए है तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा पी और बी, इनके बीच हम एक रिलेशन शो कर रहे हैं, है ना, और इनमें एक रिलेशन है, ये इसके इक्वल मान लीजिए कि इसके इक्वल रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारे ये जो भी रेशोज हैं इसके सबके आगे मैं एक नया जोड़ रहा हूँ, वो है थीटा। ठीक है, तो थीटा बेसिकली यानी एंगल की बात करें, एंगल ए और एंगल बी, तो ये एंगल ए और एंगल बी इस रेशोज के साथ क्या करते हैं, एक रिलेशन शो करते हैं, एक फिक्स रेशो होता है, ये इसके बेसिकली इक्वल है, ये मान के चलिए इन दोनों का रेशो जो है उस एंगल के इक्वल रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा, कोस ये भी थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस पूरे के जितने भी मैंने आपको रेशोज बताए ये सारे आप उतार ले, इनके जो ये है इंग्लिश नेम है ये भी आप साथ में करते हैं, इसको कोटेंज बोलते हैं, कोटेंज। ठीक है, कोटेंजेंट बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो सारे रेशेज है ये आपको काम देने वाले हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि किस तरह से हमारी क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प करते हैं, कैसे हम एक यदि साइड पता है तो अगली साइड कैसे निकाल सकते हैं। चलिए गाइस, तो अभी मैंने यहाँ पर ये रेशो सारे एक साइड लिख दिए और ये हमारा पहला क्वेश्चन है 8.1 का। हम 10th क्लास का 8.1 स्टार्ट कर चुके हैं, है ना, एक्सरसाइज 8.1। चलिए 8.1 में क्या है, तो सिंपल ये पहला क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल ABC है जिसमें बी राइट एंगल ट्रायंगल है, मैंने पूरा नहीं लिखा है। AB जो है 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर साइन ए का वैल्यू, कोस ए का वैल्यू, साइन सी का और कोस सी का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, हमें सबसे पहले एक ट्रायंगल इस तरह से बना लेना है। अब उसने बोला है कि B जो है वो हमारा राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का है, तो आपको सबको पता है कि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये हमारा B हो जाएगा। B ये है तो A ये हो जाएगा, और ये A है तो इसको C मान लीजिए। हालांकि A इसको मानिए और इसको C मानिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सही आने वाला है, कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। आपको BC जो है वो 7 सेंटीमीटर है और जो AB है वो 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर साइन ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए साइन ए का वैल्यू देखेंगे तो साइन ए मतलब साइन थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें पी और एच परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों आने वाले। परपेंडिकुलर मतलब लंब और हाइपोटेनस यानी कर्ण। अब यहाँ पर लंब तो आपको दिया हुआ है, परपेंडिकुलर पी तो दिया हुआ है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि पी ये हो सकता है ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको ये वाली हाइपोटेनस नहीं दी हुई है, और हाइपोटेनस नहीं दी हुई तो हमको सबसे पहले उसे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे इन ट्रायंगल ABC, यानी कि हमारे त्रिभुज ABC में, हिंदी में ऐसे लिखेंगे त्रिभुज ABC में बाय PGT, है ना। इसको फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा मैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, इस तीसरे को निकालने की कोशिश करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ऐसे ही होता है हाइपोटेनस स्क्वायर, पी स्क्वायर लंब का स्क्वायर, बी यानी बेस स्क्वायर। ठीक है, चलिए हाइपोटेनस जो है वो हमारा हमें पता नहीं है, तो हम उसको ऐसा कैसा रहने देंगे। हिंदी वाले जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट है तो वो इस पूरे क्वेश्चन को इस पूरे को आप या इसको ही लिखे, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिखते हो तो भी आपके मार्क्स पूरे मिलने वाले, या आपके पास नहीं है तो आपको आप हिंदी में लिख रहे, मैं हिंदी में बोलते जा रहा हूँ, ठीक है, मैं किसी एक लैंग्वेज में ही लिख पाऊंगा। अब यहाँ पर पी जो है बेस, वो हमारा कौन सा भी ले लीजिए, 24 ले लीजिए, क्योंकि दोनों एक साइड है, तो मैं इसको ही अभी मानूंगा। जब आपके पास कोई ट्रायंगल वेंगल नहीं दिया है, पाइथागोरस की आप बात कर रहे हो, तब आप इसी को लंब ले लीजिएगा, ठीक है, इसी को हम परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो 24 हमारा हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी यानी आधार जो 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा हमारा, तो अब 24 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। अब गाइज ये कैसे मैंने जल्दी निकाल लिया, तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप 7 का स्क्वायर तो ये हमारा 49 यानी 49 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब 576 और 49 दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हो जाता है 9 और 6 हो जाएगा 15 का 5 और 7 और ये हो जाएगा 12 1 625। अब देखिए यहाँ जो स्क्वायर है, हाइपोटेनस के ऊपर जो स्क्वायर है, हम उसको इक्वल टू के इधर लाएंगे, और इक्वल टू के इधर लाएंगे तो वो बदल जाएगा रूट में, जिसको हम कर्णी बोलते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा कि स्क्वायर को जब इधर लाते हैं तो कर्णी में चेंज हो जाता है। चलिए अब कर्णी के बाहर कैसे आएगा, तो देखिए कर्णी के बाहर वही नंबर आता है जिसके पेयर बनते हैं। तो आपके लिए ये है कि आप इसे, यदि आपको नहीं है तो आप इस तरह की मेथड है जो फैक्टरल मेथड है उसको यूज़ करें, फैक्टर्स निकालें, और फैक्टर्स निकालने के बाद उसको बाहर करें। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्चुअली 625 जो है 25 मल्टीप्लाई 25 होता है, और जब ये 25 मल्टीप्लाई 25 होता है तो हम एक 25 को बाहर लिख सकते हैं, ठीक है गाइस, एक 25 को हमने बाहर लिख दिया। अब स्क्वायर रूट कैसे निकाले, स्क्वायर रूट कैसे निकाले, तो इसका भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, और उस वीडियो को आप देखिए और डायरेक्टली निकालना सीखिए। मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ जिसमें हम फैक्टोरियल मेथड से, और एक और अलग से एक मेथड है जिससे आप आसानी से किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। इवन यदि पॉइंट में भी निकल रहा है तो आप उसका निकाल लोगे, ठीक है। तो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो आया 25, ये हमारा हाइपोटेनस आ गया, ठीक है। अब जैसे ही आया, अब आपके पास कुछ नहीं करना है, आपको साइन ए की वैल्यू लिखना है। तो अतः साइन ए क्या हो जाता है, साइन ए, तो देखिए साइन ए मतलब क्या है, तो साइन मतलब क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, तो पहले तो वही लिख दीजिए पी अपॉन एच, ठीक है। अब परपेंडिकुलर जो है आपका वो ए के अकॉर्डिंग होगा, ए ये है आपका, ए ये है, तो ए के अकॉर्डिंग आपका क्या होना चाहिए, बीसी, तो यहां लिख दीजिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए, ये वाला आप लिख दीजिए पी के सामने, ताकि आपको ध्यान रहे। तो पी हमारा हो जाएगा बीसी, और एच हाइपोटेनस जो है वो फिक्स रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि वो एसी, ठीक है, ये लिख दिया। चलिए अब बीसी की वैल्यू बता दीजिए, बीसी की वैल्यू है हमारी 7, तो 7 हो जाएगा, और एसी हमारा हो जाएगा 25, ठीक है, इस तरह से। चलिए अब देखिए नेक्स्ट वाला कौन सा है, कोस ए। चलिए कोस ए को देख लेते हैं। कोस ए हमारा क्या होगा, तो कोस ए बराबर होता है पी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार अपॉन कर्ण। अब आधार या जो बेस है वो हमारा क्या होता है, वो हमारी एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, साइड ऑफ एंगल। अब कौन से एंगल की बात करें हम, यहाँ एक्चुअली कोस ए दिया है, मतलब ए थीटा की जगह ए है, मतलब ए एंगल की बात करें तो वो आपको यहाँ लिख देना है। अब जो बेस कौन होगा, जो एडजेसेंट साइड है ए की, तो ए ये है, तो इसकी एडजेसेंट साइड मतलब ये इसकी एडजेसेंट साइड होगी, है ना, ये इसकी क्या बोल सकते हैं, एक साइड वाली भुजा जो है वो हो जाएगी। तो बी बेस हमारा हो जाएगा ए बी, और हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा 25, वो तो है ही से, वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए इसका वैल्यू रख दीजिए अगली स्टेप में, ए बी बराबर है हमारा 24 और ए सी बराबर है हमारा 25। चलिए नेक्स्ट वाला है हमारा
थर्ड कोस साइन सी। देखिए साइन सी जो होगा वो हमारा हो जाएगा वही, सबसे पहले जो यहाँ लिखा है वही वाला हो जाएगा पी अपॉन एच। हालांकि मैं इस बार इसके आगे कुछ नहीं लिख रहा हूँ। पी हमारा हो जाएगा सी के सामने वाला, सी की सामने का है तो सी हमारा ये एंगल है, देखिए ये वाला, तो इसके सामने वाली जो साइड है वो हमारी कौन सी हो रही है गाइस, ये वाली हो रही है, 24 हो रही है। तो डायरेक्ट आप 24 लिख दो, भले कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट लिख दो। और हाइपोटेनस आपका 25 है, ठीक है। चलिए इसके बाद फोर्थ है हमारा कोस। हालांकि ये सेकंड का ही पार्ट है ना, ये सेकंड का है, ये सेकंड का है, ठीक है। साइन सी कोस सी, कोस सी क्या हो जाएगा, तो पी कोस सी हमारा है तो बी अपॉन एच होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपको पता है कि कोस सी के अकॉर्डिंग बी को चुनना है, तो कोस सी ये है, सी ये है एंगल सी, तो इसका बेस जो होगा वो इसकी एडजेसेंट साइड ये वाली होगी, ठीक है। ये एडजेसेंट साइड मतलब साइड वाली, एक ये भी एडजेसेंट ही है, एडजेसेंट मतलब जो उससे लगी हुई है, जो उससे जुड़ी हुई है इस तरह की। तो इसमें कोई भी एंगल उसमें दो साइड होती है, एक ये वाली और एक, तो ये एडजेसेंट साइड ही होती है दोनों। ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, इसको तो आप नहीं ले सकते, तो बच्ची कौन सी, ये वाली, तो यही आपका बेस हो जाएगा। तो बेस ले लीजिए, बेस हो जाएगा हमारा 7 और हाइपोटेनस हो जाएगा 25, ठीक है गाइस। तो इस तरह से आपका ये पूरा आंसर निकल गया। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए गाइस, तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10p माइनस कोटार निकालना है, सेकंड क्वेश्चन है ना। तो 10p और कोटार दोनों को निकालना और फिर उनको माइनस कर देना, सिंपल है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको पहले थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें हमें ये वाली साइड एक निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमें पता नहीं है, ठीक है। यदि हम ये वाली साइड चाहिए ही चाहिए, है ना, तो हर एक क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस तो लगाना ही चाहिए। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें आपको लगाना है बाय पीजीटी, पीजीटी से इसको सोल्व कर लीजिए। तो वही है पीजीटी, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चलिए हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा 13, तो मैंने 13 यहाँ रख दिया स्क्वायर, पी यानी कि 12 और बी जो है हमारा वो हमको निकालना बेस। चलिए तो बेस की जगह हम बी स्क्वायर रख देंगे। चलिए 13 का स्क्वायर हो जाता है 169 और 12 का जो स्क्वायर है वो हमारा हो जाएगा 144। तो 144 को इक्वल टू के उधर ले जाएंगे तो वो माइनस का हो जाएगा। चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये 144 प्लस बी स्क्वायर हो गया। चलिए 144 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इधर हमारा बेस बचा हुआ है, 169 में से 144 जाएगा तो वो हमारा बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 और 16 में से 14 गया तो 25 और बेस के ऊपर जो स्क्वायर है उसको उधर ले जाएंगे तो वो स्क्वायर रूट में बदल जाएगा। आपको पता है 25 के टुकड़े होते हैं 5 × 5 और इस तरह से एक पेयर पूरा 5 × 5 का बनने से ये बाहर आ जाएगा 5, ठीक है। ये आ गया हमारा बेस हमारा 5 आ चुका है, ठीक है। बेस मतलब ये वाला क्यू आर साइड, अभी इसको बेस नहीं मानेंगे, 10p के लिए और कोट आर दोनों के लिए बेस अलग अलग हो सकते हैं। चलिए तो अब हमारा 10p क्या हो जाएगा, सो 10p इक्वल टू क्या होगा, तो 10 देखिए 10 मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब देखिए बेस p जो है वो 10p के अकॉर्डिंग हो, परपेंडिकुलर जो हमारा लंब है वो p एंगल के अकॉर्डिंग हो। तो p एंगल कहाँ है, हमारा p एंगल ये है, इसके अकॉर्डिंग हमारा होगा सामने वाली अपोजिट साइड। अपोजिट साइड कौन सी आ रही है, क्यू आर आ रही है, तो क्यू आर या फिर आप डायरेक्ट 5 लिखिए अपॉन बी यानी बेस, लेकिन 10p एंगल p के अकॉर्डिंग बेस होगा। और बेस किसको मानते हैं, जो एडजेसेंट साइड है जो 12 हो रही है, ठीक है। p की एडजेसेंट साइड ये हो रही है, ये भी है लेकिन ये तो कर्ण है, तो हम इसको ही मानेंगे और ये हो जाएगी हमारी 12। चलिए तो 10p का वैल्यू हो गया हमारा 5.12 और कोटार क्या हो जाएगा गाइस, कोटार वो है हमारा p अपॉन बी, b अपॉन p, लेकिन इस बार बेस जो है वो किसके अकॉर्डिंग होगा, आर के अकॉर्डिंग। आर कहाँ है गाइस, आर ये वाला है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस क्या होगा, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये वाली, ये तो ये भी एडजेसेंट है लेकिन ये है हमारा हाइपोटेनस, तो हमारा हो जाएगा p और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर आर के अकॉर्डिंग सामने वाली सम्मुख भुजा यानी कि हमारी ये वाली या फिर अपोजिट, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो देखिए 10p और कोटार का वैल्यू सेम है, सो क्या हो जाएगा 10p माइनस कोटार, ये हमारा हो गया 10p का वैल्यू है 5.12 माइनस 5.12। ये देखिए एक जैसे हैं दोनों फ्रैक्शंस, तो ये एक दूसरे को कट करके आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। तो ये है हमारा नया क्वेश्चन जिसमें है गिवन जो दिया हुआ है वो है 15 कोट a इक्वल टू 8 और आपको फाइंड करना है साइन a और सेक a का वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, मैंने ये बचा के रखा है, इसको हम चेंज कर लेते हैं ABC में, ठीक है, क्योंकि हमारी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करना है, सिंपल है, 15 कोट a दिया हुआ है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 15 को इक्वल टू के इधर लाना है। चलिए साइन a और सेक a, मैं इसको हटा देता हूँ, हमको साइन a और
सेक ए, इन दोनों का वैल्यू निकालना। इसको मैंने अलग हटा दिया, ठीक है। अब इसमें हमारा क्या हो जाएगा, 15 कोट ए दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 15 को इक्वल टू के इधर लाएंगे। तो अभी कोट ए के साथ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा कोट ए इक्वल टू 8/15, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब देखिए आपको पता ही है, अब यहाँ पर आपको ना तो परपेंडिकुलर को अलग से बताया ना हाइपोटेनस बताया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। कोट ए बराबर, तो कोट का देख ली, कोट किस रेशो को बोलते हैं कोट, तो कोट बेसिकली 10 को कोट लिख दिया, तो कोट इक्वल टू होगा बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर की बात हो रही है, लेकिन ये बेस कौन होगा, ये एंगल ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस होगा। तो एंगल ए का बेस कौन सा होना चाहिए, तो एंगल ए ये है, एंगल ए ये है, और एंगल ए का बेस कौन सा होगा, ये वाला होगा, उसके साइड में ये लगी। यदि एंगल ए है तो बेस हमारा ये वाली होगी, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। और परपेंडिकुलर जो है वो उसके सामने वाली, मतलब एडजेसेंट अपोजिट ये वाली, तो ये हमारा 15 होगा। अभी अकॉर्डिंग आप इस पर मत जाइएगा कि ये छोटा बड़ा है, लेकिन आप ऐसा मान लीजिए। और ये हमारा हाइपोटेनस है जो हमें पता नहीं है, सबसे पहले हम इसे की निकालेंगे। तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, वही इन ट्रायंगल ABC हम लगाएंगे हाइपोटेनस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए, तो हाइपोटेनस की जगह हाइपोटेनस पी, अब हमारा कुछ भी रख दीजिए, आप इसको रख दीजिए। जब भी आप, मैंने बोला ना कि आप जब भी पीजीटी लगाए तो आप ये मत सोचिएगा कि कौन सा बेस रखें कौन सा पी रखें। पी बेस परपेंडिकुलर बेस में आपको कंफ्यूज ही नहीं होना है। आपको जो खड़ी लाइन दिख रही है उसको आप परपेंडिकुलर मान लीजिए, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हो जाएगा हमारा 15। चलिए, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। चलिए अगला क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है, तो 5 और 9 हो जाता है 6 7 8 289। चलिए, अब 289 किसका स्क्वायर है, देखिए अब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा उसके ऊपर इसका रूट, शायद ये 17 का स्क्वायर है, तो आ गया हमारा 17। चलिए 17 यहाँ लिख दीजिए। देखिए अब आपको बहुत सिंपल है, आप साइन ए का वैल्यू निकालना और सेक ए का, बहुत सिंपल है। साइन ए आपको रखना है 100, ये यहाँ तक हो गया, फिर 100 साइन ए। चलिए साइन बराबर क्या होता है, तो वो होता है पी अपॉन एच। पी अकॉर्डिंग टू क्या होगा, ए के अकॉर्डिंग, ए मतलब ये वाला, तो हमारा पी हो जाएगा 15 और हमारा एच जो है वो हमारा हो जाएगा 17, ठीक है। चलिए साइन के बाद सेक ए, सेक ए की बात करें, ठीक है। अब सेक ए जो है वो हमारा हो जाएगा, ठीक है, सेक ए हमारा हो जाएगा, सेक मतलब एच अपॉन पी, एच अपॉन बी, ठीक है। हाइपोटेनस 17 है और बेस जो है वो अकॉर्डिंग टू ए, अकॉर्डिंग ए के अकॉर्डिंग हमारा बेस हो जाएगा ए बी यानी 8। आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, ये आपका आंसर है, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट, चलिए गाइस, तो ये 6 क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है कि यदि ए और बी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम वाले, तो किसी भी ट्रायंगल की यदि हम बात करें, यदि मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें यदि ये 90 डिग्री है तो देखो तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, 180 होता है। तो एक यदि 90 हो गया तो बाकी ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, बाकी ये 90 बनाएंगे, क्योंकि ये 90 है तो बाकी ये दोनों मिलकर 90 होना चाहिए। भले ये कुछ भी हो, ये पहले 45-45 के हो या ये 60-30 का रेशो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों मिलके 90 का बनाएंगे। और ऐसे दोनों मिलके बनाएंगे मतलब दोनों ही 90 से छोटे होने चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। और ऐसे में इनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं, जो 90 से छोटे होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोला जाता है। न्यून कोण हिंदी में बोलते हैं, न्यून कोण। तो ए और बी यदि न्यून कोण है और यदि कोस ए और कोस बी इक्वल है, ठीक है, कोस ए और कोस बी इक्वल है, तो आपको ये बताना है, ये शो करना है या फिर प्रूव करना है कि एंगल बी और एंगल ए दोनों इक्वल है। तो चलिए ये बी हमारा हो गया, सर इसको सी मानना पड़ेगा फिर हमें, ये हमारा एंगल ए और ये एंगल बी मान लीजिए, ठीक है, किसी को भी मान लीजिए एंगल सी है, क्योंकि एंगल बी और एंगल ए दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है। चलिए तो कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, समझते हैं। चलिए तो ये हमारा कोस ए इक्वल टू कोस बी, ये हमारा दिया हुआ है, इट इज ए गिवन, तो गिवन, ठीक है। सॉल्यूशन आप लिख लें स्टार्टिंग में, कोस इक्वल टू कोस बी, तो कोस ए क्या हो जाएगा, देखिए कोस ए जो है हमारा ए की बात करें तो ए, कोस ए मतलब क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा, एंगल कोस ए में हमारा जो बेस होगा वो ये वाला होगा AC, ठीक है, और हमारा हाइपोटेनस क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा AB। चलिए अब कोस बी की बात करें तो कोस बी में एंगल बी ये है और बेस अपॉन हाइपोटेनस इसके अकॉर्डिंग देखें, ये वाले के अकॉर्डिंग, तो बी हमारा बेस जो होगा वो एंगल बी के अकॉर्डिंग ये वाला होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एडिशन साइड है। चलिए तो हमारा हो जाएगा BC और हाइपोटेनस जो है वो हमारा AB फिक्स है, ठीक है।
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक सिंपल सी बात है कि दोनों ही रेशो में ए बी और ए बी दोनों कॉमन दिख रहे हैं, नीचे दोनों सेम पोजीशन पे, और जब इक्वल टू के इधर और इधर एक सेम पोजीशन पे दो चीज़ें होती है तो आपस में वो कट हो जाती है। ठीक है, कट हो जाएगी, और कट हो गई तो हमारे पास बचेगा ए सी इक्वल टू बी सी। अब मतलब ए सी और बी सी साइड इक्वल है। अब ए सी साइड कौन सी गाइस, ये वाली, और बी सी साइड ये वाली। ठीक है, और एक रूल जो सबसे बड़ा है और वो ये है कि आप इक्वल एंगल्स, यदि इक्वल साइड से किसी ट्रेंगल में यदि इक्वल साइड से, तो उनके अपोजिट एंगल जो होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं। मतलब ए सी का अपोजिट एंगल क्या है, वो है हमारा एंगल बी, तो एंगल बी प्लस बी सी, तो बी सी का अपोजिट एंगल ये है। ठीक है, तो बी सी का अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो इस तरह से यदि साइड यदि इक्वल है, टू साइड आर इक्वल, देन देयर अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। चूँकि किसी भी ट्रेंगल में अपोजिट समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ए ट्रायंगल विल बी इक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये एक आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सो गाइज, बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं हम अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।